हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। आज मैं लेकर के आया हूँ नेक्स्ट सेक्शन है और ये सेशन है आपका जो यूपी ट्रिपल एससी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मैंने स्टार्ट किया था, वही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का नेक्स्ट सेक्शन है। इसमें मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो बिना लेट करते हुए हम शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, आयुर्वेद की यदि बात करें, चूंकि आपको पता होगा 4 वेद थे, चारों वेदों के 4 उपवेद हैं। उन उपवेदों में जो आपका ऋग्वेद है, ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है, जहां पे जीवन के विज्ञान की बात की गई है। लेकिन यदि बात यह आए कि सर्वप्रथम आयुर्वेद का उल्लेख कहां मिलता है, तो आपके जो वैदिक साहित्य में जो आपके वेद आते हैं, उन वेदों में जो चौथा सबसे लेटेस्ट वेद है, जिसका साक्षात प्रमाण भी मिलता है कि यह सत्य है, जहां पे टोना, आपका जादू, इन सब का मोह भंग करना, लोग अपने वश में करना, ये सारी चीजों का उल्लेख यदि कहीं मिला तो अथर्ववेद में मिला। किसमें मिला? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के रचनाकार कौन थे? अथर्व ऋषि थे। कौन थे? अथर्व ऋषि को माना जाता है। अथर्व ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? अथर्ववेद पड़ा था। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। याद रहेगा कि अथर्ववेद में ही सबसे पहले आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। लेकिन 4 वेदों की सहायता के लिए 4 उपवेदों की रचना की गई है। उन उपवेदों में अथर्ववेद, आयुर्वेद भी एक उपवेद है और वह किसका है? ऋग्वेद का है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा। यदि बात करें कि हमारे यहाँ सबसे पहले दर्शन की यदि बात करें तो दर्शन में सबसे पहला सांख्य दर्शन आता है। कौन सा आता है? सांख्य दर्शन आता है। और सांख्य दर्शन शुरुआत यहीं से होती है। हमारी सृष्टि में सर्वाधिक सबसे पहला दर्शन सांख्य दर्शन का मतलब होता है उस आत्मा, मतलब उस परमात्मा को पा लेना। उस परमात्मा को किस स्वरूप में पाएंगे, इसका उल्लेख किया गया है। और सबसे पहले इसका उल्लेख किया था महर्षि कपिल ने। किसने किया था? महर्षि कपिल ने किया था। सांख्य दर्शन का उल्लेख सबसे पहले किया था। चलिए आते हैं, उसके बाद अद्वैतवाद आते हैं, ढेर सारे वाद उसके बाद आते हैं, लेकिन सबसे पहला कौन सा है? सांख्य दर्शन। चलिए आगे बात करते हैं। मूर देश का मतलब मोरक्को देशवासी। मोरक्को देशवासी एक यात्री था इब्न बतूता। किसके शासनकाल में भारत आया था? दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का एक बहुत फेमस शासक था जिसे रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इससे इतना ज्यादा प्रभावित हो गया। किससे भैया प्रभावित हो गया? आपके इब्न बतूता से। कि इब्न बतूता को उसने दिल्ली का, याद रखिएगा, और चूंकि आया कब था यह भी याद रखिएगा, 1333 ईस्वी में आया था। अब इंपॉर्टेंट ये कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि प्रभावित होने के पश्चात इब्न बतूता को उसने दिल्ली का, कहां का? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। दिल्ली का क्या बना दिया? काजी नियुक्त कर दिया। दिल्ली का काजी किसको नियुक्त कर दिया गया? इब्न बतूता को, जो वहां 8 साल तक क्या रहा? वहां का काजी रहा। एक समय ऐसा भी आया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बना करके, मतलब अपना दूत बनाकर कहां भेजा? चीन भेजा था। कहां भेजा था? चीन भेजा था। इन सब का उल्लेख इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में किया है। किसमें किया है? अपनी पुस्तक रेहला में इन सब का उल्लेख किया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। यदि वहाबी आंदोलन की बात करें तो वहाबी आंदोलन का शुरुआत हुआ था शुरुआत किसने किया था? सैयद अहमद राय बरेलवी ने। किसने शुरू किया था? सैयद अहमद राय बरेलवी ने इस वहाबी आंदोलन का प्रारंभ किया था। और यदि हम बात करें तो इसका मुख्य केंद्र था पटना, जिसे पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर के नाम से भी जाना जाता है। पहले कुसुमपुर, फिर पाटलिपुत्र, फिर बाद में पटना बन गया। तो वहीं पे आप यह उसका मुख्य केंद्र था किसका? वहाबी आंदोलन का। और शुरुआत किसने किया था? सैयद अहमद राय बरेलवी ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जाने जाते? सार्वभौम सत्ता मतलब पूर्ण रूप से, ध्यान सुनिएगा, भारत 1947 में आजाद हुआ। ठीक है, 1947 में भारत आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो सार्वभौम सत्ता का मतलब होता है कि ब्रिटिशों द्वारा भारत को सत्ता सौंप देना। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय आपके क्लीमेंट एटली
आपके वहाँ के प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। उन्होंने इसको सही स्वरूप में दर्शाने के लिए, ये सत्ता सौंपने के लिए भारत का आखिरी गवर्नर जनरल, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन बोलते हैं, उन्हें भारत भेजा गया। वह भारत आते हैं। भारत आने के बाद उनका सबसे पहला काम होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान की बार बार मांग कर रहे थे, और पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया था, याद रखिएगा, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, और वो किया था मोहम्मद इकबाल ने। लेकिन पाकिस्तान की मांग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने किया था, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रहमत अली ने। ठीक है, अब क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, भारत जो हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि नहीं, अलग नहीं होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में दिक्कत ये हो जाती है कि मुस्लिम अलग से कंट्री की मांग करने लगे हैं। तो ऐसे कंडीशन में केस ये था कि इन दोनों को समझा बुझा कर उसको मना लिया जाए। इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। उनका काम बहुत कठिन था। आए दोनों को समझाते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि ये समझाते ही रह गए, कोई माना ही नहीं। पाकिस्तान की मांग तेज हो गई। ऐसे कंडीशन में 3 जून, याद रखिएगा मैं डेट लिख दे रहा हूं, 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना पारित किया, जिसका नाम था माउंटबेटन योजना, या जिसे विभाजन योजना कहते हैं। यह जून 6 जून को पारित हो गया, जिसके तहत, इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए। और इस योजना में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग संविधान सभा का गठन करें, अलग अलग संविधान लिखें, और जब तक दोनों देश संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दोनों देश अपना शासन चलाएंगे। और अंततः 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और धीरे धीरे दोनों देश अपना संविधान लिखे। भारत ने सबसे अपना पहला संविधान लिख में, और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू भी कर दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और उस योजना का नाम याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना, या आपको क्या बोला जाता है? विभाजन योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसमें मैं टॉप 3 की बात करूंगा। यदि बात करें, भारत विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि भारत के राज्यों में बात करें तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम राज्य करता है, और कहा जाता है कि भारत की 50% चाय का उत्पादन असम राज्य करता है। असम राज्य में चूंकि यह उत्पादन सर्वाधिक आपके जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, वहां पर होता है। याद रखिएगा कहाँ होता है? ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर आता है, जिसका दार्जिलिंग का क्षेत्र है, जहां पर बहुत ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा तीसरे पे आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु को दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। पहले नंबर पे है दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन में, और वैसे पूरे भारत में तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का चीनी भंडार के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यदि बात करें चीनी भंडार, जिसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, तो विश्व में सर्वाधिक चीनी का भंडारण जो किया है, भंडारण के रूप में जाना जाता है क्यूबा। इसमें कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। गन्ना उत्पादन में कौन सा देश है? तो भारत है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, मैं चाय की बात कर रहा था, चाय भारत में है, लेकिन यदि यहीं पे आ जाए कॉफ़ी की यदि बात करें, कॉफ़ी को कहवा के नाम से भी जाना जाता है, उसके बीज को कहवा कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन यदि कहवा की बात करें तो ब्राज़ील करता है। ये भी चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ बात करते हैं चीनी का भंडार किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है, और क्यूबा को इसीलिए चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किया गया? तो इसे आयरलैंड के देश से ग्रहण किया गया। कहां से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड से। प्रश्न ये उठता है कि आयरलैंड से ग्रहण किया गया, तो क्या आयरलैंड ने भी किसी देश से ग्रहण किया? हाँ, आयरलैंड ने इसे स्पेन से ग्रहण किया। कहां से ग्रहण किया है? स्पेन से ग्रहण किया है। यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के आपके भाग 4, किसमें? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में किया गया है। कितने में किया गया है? भाग 4 के 36 से 51 में किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, और यह भारत में आयरलैंड के देश से लिया गया है, और आयरलैंड में यह स्पेन देश से लिया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आखिरी क्वेश्चन है,
भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? भारत में यदि बात करें हरित क्रांति की शुरुआत, यदि हम भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1966 टू 1967, 1966 से 1967 के मध्य किया गया और इसका सर्वाधिक इफेक्ट पड़ा हमारे रबी की फसल गेहूं पर। और इसके वजह से पंजाब में बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ था, बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ था। अब बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। लेकिन पूरे विश्व में यदि हम पूछा जाए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भैया एग्रीकल्चर के सेक्टर में तो दिया नहीं जाता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। एग्रीकल्चर के सेक्टर में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। यदि एग्रीकल्चर के सेक्टर में नहीं दिया जाता तो किस सेक्टर में मिला होगा नॉर्मन बोरलॉग को? तो ये क्वेश्चन बहुत दिमाग घुमा देता है। मैं बता दे रहा हूं, याद रखिएगा, शांति के लिए, याद रखिएगा, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया था, जिन्हें विश्व का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है, इकलौता नोबेल पुरस्कारों की कैटेगरी में इकलौता ऐसा पुरस्कार होता है जो आपको ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में उसका आपका पुरस्कार वितरण होता है। किसके? शांति का नोबेल पुरस्कार। और अदर जितनी कैटेगरी के नोबेल पुरस्कार वो स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहां दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई ऑनलाइन टेस्ट आज देना चाहता है, आज ऑनलाइन टेस्ट है, उस ऑनलाइन टेस्ट में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं सारे चीज बता दे रहा हूं। उस ऑनलाइन टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे पर क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होंगे पर क्वेश्चन, 3 मार्क्स के होंगे। और आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 150 नंबर के क्वेश्चन है, माइनस मार्किंग भी है। यदि आप इसमें 100+ नंबर पाते हैं तो सारे टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आज के टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि कोई जो ये टेस्ट देंगे उस टेस्ट में यदि कोई 100+ नंबर पा जाता तो उसके बाद जितने भी टेस्ट होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अदर इसके अलावा यदि आप 100 बिलो पाते हैं, यदि टेस्ट आप देना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट, उसकी कास्ट है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ पे करके आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। यदि कोई टेस्ट देना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट देना होगा तो उनको टेस्ट मिल जाएगा, तो ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।